प्यार की आखिरी गवाही। शहर की धड़कनों से दूर एक छोटा सा कस्बा था, निरंजनपुर। वहीं रहती थी आरुषि, एक सीधी सादी लेकिन बेहद समझदार लड़की। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में सपने थे। हर सुबह वह सरकारी लाइब्रेरी में जाती, किताबें पढ़ती और दुनिया से अलग हो जाती। उसी कस्बे में एक लड़का था, राहुल, एक चुपचाप गंभीर स्वभाव का नौजवान जो हाल ही में दिल्ली से वापस लौटा था। गांव वालों का कहना था कि वह दिल्ली में कुछ उलझनों में फंस गया था, लेकिन कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता था कि असलियत क्या थी। वह हर रोज लाइब्रेरी के बाहर खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतजार करता हो। आरुषि ने कई बार राहुल को देखा पर कभी बात नहीं की। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी के बाहर बारिश हो रही थी और राहुल ने चुपचाप अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। पहली बार उनकी आंखें मिली। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। किताबों से शुरू हुई बातें चाय की दुकानों तक पहुंची, फिर पार्क की बेंचों और झील की सीढ़ियों तक। प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, दोनों को खुद नहीं पता चला। पर इस प्यार की बुनियाद में एक गहरा राज छुपा था। एक रात आरुषि के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उसे पास के शहर इलाज के लिए ले जाया गया। आरुषि अकेली रह गई। उसी रात राहुल ने उसे पहली बार अपने अतीत के बारे में बताया। मैंने एक मर्डर देखा था। राहुल की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। दिल्ली में मेरी ही कंपनी के मालिक का, और मैंने गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने मुझे ही दोषी बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया आरुषि, पर भागना पड़ा। आरुष को यकीन नहीं हो रहा था। वह चुप रही। पर अगले ही दिन गांव में पुलिस आ गई। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरुषि ने जब राहुल से मिलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने कहा, इसने खुद अपना जुर्म कबूला है। आरुषि को कुछ गड़बड़ लगी। उसने केस की फाइलें निकलवानी शुरू की। राहुल की पुरानी कंपनी के मालिक, उनके पार्टनर और उन दिनों की खबरों को जोड़ते जोड़ते वह एक सच के करीब पहुंच गई। असल कातिल कंपनी का दूसरा पार्टनर था, जिसने राहुल को फंसाया था। उसने हिम्मत करके कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। केस खुला, गवाही हुई और सारे सबूत सामने आए। राहुल को आखिरकार बरी कर दिया गया। पर जब वह जेल से बाहर आया तो वह मुस्कुराया नहीं। आरुषि, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, लेकिन उस रात जब तुमने मुझसे सवाल नहीं किया, सिर्फ चुप रही थी, उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया था। आरुषि की आंखें भर आईं। मैं डर गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी। राहुल ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता, पर शायद अब हम वहीं पहले जैसे नहीं रह सकते। आरुषि बोली, पहले जैसे नहीं, पर सच्चे जरूर बन सकते हैं। धीरे धीरे दोनों ने फिर से शुरुआत की, इस बार बिना किसी राज के, बिना किसी डर के। राहुल और आरुषि ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी साधारण थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। दोनों ने कस्बे में ही एक छोटा सा किताबों का स्टोर खोला। लाइब्रेरी, किताबें, चाय और लंबी बातें, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी जितनी सीधी दिखती है, उतनी होती नहीं। एक दिन राहुल को एक चिट्ठी मिली। बिना भेजने वाले का नाम, सिर्फ एक लाइन, सच अब भी अधूरा है। राहुल घबरा गया। उसने चिट्ठी छुपा ली, लेकिन रात को नींद नहीं आई। अगले ही दिन उनके स्टोर की खिड़की का शीशा टूटा हुआ मिला। कोई अंदर नहीं घुसा था, लेकिन एक किताब वहां रखी थी, इनसाइड द क्राइम सीक्रेट्स बेरिड। राहुल ने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी। वह खुद एक पुराने कोने में खड़ा किसी आदमी से मिल रहा था और नीचे लिखा था, उस रात सिर्फ मालिक नहीं मरा था। राहुल के चेहरे से खून उतर गया। वह जानता था वह तस्वीर असली थी। आरुषि ने आखिर उससे सच पूछा, राहुल, क्या तुमने उस रात कुछ और भी देखा था? राहुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालिक के अलावा एक और आदमी मारा गया था, एक वॉचमैन। मैंने देखा था, पर डर के मारे बताया नहीं। केस जटिल हो जाता, इसलिए वकील ने मना किया था। आरुषि सन्न थी। तुमने फिर से सच नहीं बताया था। मैं डर गया था आरुषि, तुम्हें, खुद को इस सब से बचाना चाहता था। पर अब खेल शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में एक अजनबी आदमी उनके पीछे पड़ गया। वह रोज स्टोर के बाहर खड़ा दिखता, फिर गायब हो जाता। एक रात स्टोर में आग लगाने की कोशिश भी हुई। आरुषि ने पुलिस को बताया, पर कोई सबूत नहीं मिला। आखिर एक रात आरुषि ने उस अजनबी का पीछा किया। वह उसे एक पुराने गोदाम तक ले गया, जहां दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गवाह अगर गवाही न दे तो अपराध उसका भी होता है। वहीं से उस आदमी ने आरुषि को पकड़ लिया।
उसने कहा, राहुल ने जो देखा वही मेरी जिंदगी का आखिरी सबूत है। मेरा भाई उस वॉचमैन की जगह नौकरी करता था उस रात। उसे मार दिया गया और कोई उसका नाम तक नहीं लेता। मैं इंसाफ चाहता हूं, आरुषि ने कहा। मैं वादा करती हूं, हम सच्चाई सामने लाएंगे। राहुल ने अगली सुबह खुद कोर्ट में याचिका डाली, नए सबूत और गवाही के साथ। इस बार वह डरकर नहीं, हिम्मत से खड़ा हुआ। मीडिया फिर से गूंज उठा, केस खोला गया और आखिरकार असली कातिल पकड़ा गया, जो कंपनी का सिक्योरिटी हेड था और दोनों मर्डर में शामिल था। जज ने अपने फैसले में लिखा, सच बोलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समय पर बोलना, वरना न्याय की दीवारें झूठ के बोझ से गिर जाती हैं। इस बार कोर्ट से बाहर निकलते हुए राहुल ने आरुषि का हाथ थामा और कहा, अब मैं जानता हूं सच्चा प्यार वो है जो डर के आगे खड़ा हो जाए। आरुषि मुस्कुराई, और गवाही सिर्फ अदालत में नहीं दी जाती, रिश्तों में भी हर दिन देनी पड़ती है। और वे दोनों उस कस्बे की सबसे चर्चित जोड़ी बन गए, जहां प्यार, सच और इंसाफ ने एक साथ जीत हासिल की। निरंजनपुर में अब सब कुछ शांत लगने लगा था। राहुल और आरुषि की जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। किताबों की दुकान अच्छी चल रही थी और लोग अब उन्हें सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि एक मिसाल मानने लगे थे। लेकिन अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं। एक सुबह जब राहुल दुकान खोलने गया तो दरवाजे पर एक पुराना जला हुआ रजिस्टर रखा मिला। उस पर एक लाइन लिखी थी, वो गवाह मर गया पर उसकी डायरी अब भी जिंदा है। राहुल के हाथ कांपने लगे। वह रजिस्टर आरुषि को दिखाने ले गया। उसने जैसे ही पन्ने पलटे, अंदर वही पुराने केस की बातें दर्ज थीं। वो रात, वो ऑफिस, वो गोली की आवाजें और एक नया नाम, कमिश्नर आर.के. गुप्ता। आरुषि सन्न रह गई। ये नाम तो कभी सामने नहीं आया था। ये उस वक्त के दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम है ना? राहुल ने आंखें मूंद ली। हाँ, और उसी ने मुझे पहली बार धमकी दी थी। अब पूरा मामला बदल चुका था। वो हत्या सिर्फ लालच का नहीं बल्कि सिस्टम की मिलीभगत का हिस्सा थी। राहुल और आरुषि एक बार फिर एक ऐसे सच के सामने खड़े थे जो बहुत ताकतवर लोगों को उजागर कर सकता था। लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने का फैसला नहीं लिया। आरुषि ने राजधानी जाकर एक पत्रकार से संपर्क किया, माया त्रिपाठी, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती थी। उसने रजिस्टर की स्कैन कॉपियां लेकर कहा, सच सामने आएगा लेकिन कीमत लगेगी। तैयार हो? राहुल ने जवाब दिया, हमने एक बार डर के चलते बहुत कुछ खोया है, अब खोने को कुछ नहीं बचा। अगले कुछ हफ्तों में एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीवीसी फुटेज और डायरी के पन्नों से जोड़ा गया कमिश्नर गुप्ता और सिक्योरिटी हेड के बीच हुए लेन देन को। मीडिया में आग लग गई, लेकिन अगली ही रात आरुषि गायब हो गई। राहुल टूट गया। उसने हर जगह तलाश की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसके पास सिर्फ एक कॉल आई, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो रजिस्टर वापस कर दो। राहुल ने रजिस्टर लेकर अकेले रेलवे स्टेशन के पीछे वाले पुराने गोदाम पर जाने का प्लान बनाया। माया त्रिपाठी ने उसे ट्रैकिंग डिवाइस और बॉडी कैमरा दिया। गोदाम में वही आदमी खड़ा था, कमिश्नर गुप्ता। तुमने सोचा एक लड़की और एक छोटा सा रजिस्टर मेरी 30 साल की नौकरी मिटा देंगे? उसने हंसते हुए कहा। राहुल ने कहा, सिस्टम से डरता तो उस रात से अब तक छुपा रहता, पर अब बात सिर्फ मेरी नहीं, आरुषि की है। गुप्ता ने इशारा किया और 2 लोग आरुषि को सामने लाए। उसके हाथ बंधे थे, पर आंखों में डर नहीं था। रजिस्टर दो, वरना ये तुम्हारे प्यार की आखिरी गवाही बन जाएगी, राहुल ने कहा। ये लो, और उसने रजिस्टर उछाल दिया। उसी पल पुलिस ने गोदाम को चारों ओर से घेर लिया। माया त्रिपाठी ने लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीम कर दी थी। गुप्ता पकड़ा गया। आरुषि दौड़ती हुई राहुल के पास आई। तुम आए? मुझे पता था, राहुल ने कहा। मैं जानता था इस बार अगर हार गए तो सिर्फ हम नहीं, कई और बेगुनाह हार जाएंगे। कुछ महीने बाद कमिश्नर को आजीवन कारावास हुआ। स्टिंग ऑपरेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आरुषि और राहुल, उन्होंने अपने स्टोर का नाम बदल दिया। सच और प्यार। दरवाजे पर एक छोटा बोर्ड टंगा था, यहाँ किताबें ही नहीं कहानियां भी बिकती हैं, कुछ अधूरी रहकर भी पूरी। निरंजनपुर अब पहले जैसा नहीं था। राहुल और आरुषि की किताबों की दुकान सच और प्यार अब एक छोटी सी लाइब्रेरी में बदल चुकी थी, जहां हर हफ्ते युवा आकर समाज, न्याय और रिश्तों पर चर्चा करते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन कहानियों का सच ये है कि अगर कोई कहानी सच में खत्म न हो तो वो खुद को दोहराती है।
और कभी कभी और भी डरावनी शक्ल में। एक रात राहुल दुकान बंद कर रहा था, तभी एक 12-13 साल की लड़की आई। उसके हाथ में एक पुराना बक्सा था। उसने धीरे से कहा, आप राहुल हैं? मेरी मम्मी कहती थी आप ही मेरे पापा को जानते थे। राहुल चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारी मम्मी कौन है? लड़की ने जवाब दिया, नीलिमा गुप्ता। राहुल के हाथ से चाबी गिर पड़ी। नीलिमा कमिश्नर आर के गुप्ता की बेटी थी, वही गुप्ता जो आज भी जेल में बंद था। मेरे पापा मरे नहीं हैं, लड़की ने धीरे से कहा। उन्होंने मुझे भेजा है कुछ दिखाने के लिए। उसने बक्सा खोला। अंदर एक पुराना वीडियो टेप और कुछ फोटोज थीं, जिनमें एक तस्वीर थी आरुषि की किसी पुराने कमरे में और एक आदमी के साथ जो मरा हुआ घोषित हो चुका था, गुप्ता। राहुल का सिर घूम गया। उसी रात आरुषि घर नहीं लौटी। राहुल ने वो वीडियो टेप चलाया। उसमें गुप्ता की आवाज थी, तुमने सोचा मैं हार गया, तुमने तो बस मेरा एक चेहरा गिराया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अब आरुषि वही करेगी जो मैं चाहूंगा, वरना तुम्हारे सच को लोग झूठ मानने लगेंगे। राहुल को एहसास हुआ गुप्ता जेल से नहीं, सिस्टम से बाहर था। वो बस मरने का नाटक कर चुका था। अब खेल चालू हो चुका था एक बार फिर। लेकिन इस बार राहुल अकेला नहीं था। उसके पास वो लड़की थी, नीलिमा की बेटी आशना, जो अपने पापा की सच्चाई जान चुकी थी। एक बच्ची जिसे अपने खून से नफरत हो गई थी। राहुल ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती थी, हम साथ मिलकर उसे रोकेंगे। अगले दिन से राहुल ने पुरानी फाइलें, सीसीटीवी फुटेज, अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। जेल से जुड़े पुराने डॉक्टर्स, वकील और कुछ रिश्वतखोर पुलिस अफसर, सबका पीछा शुरू किया गया। हर सुराग एक ही जगह जाकर खत्म होता था, रांची के पुराने मेंटल हॉस्पिटल, जहां गुप्ता को मेंटल अनफिट घोषित करके भेजा गया था और वहीं से वो गायब हो गया था। राहुल आरुषि की तलाश में उसी हॉस्पिटल पहुंचा। वहां की दीवारों पर आरुषि का नाम लिखा हुआ था, खून से, नॉट बार 365 बार। 1 साल की गिनती। एक वार्डन फुसफुसाया, वो हर दिन उसका नाम चिल्लाता,